चलो देखो, तो अब देखो अपन लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। तुम्हारा जो पहला चैप्टर है, ठीक, मैट्रिसेस ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मैट्रिसेस आपका क्या है, यूनिट 2 में आता है, ठीक। चैप्टर नंबर 3 है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। इसका अपन लोग लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये 10 नंबर का आता है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, दो चैप्टर एक्चुअली में, दोनों मिला के आपका 10 मार्क्स का आता है, ठीक। अब सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिसेस हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ क्या है। कुछ यूज़ होगा ना तभी पढ़ते हो, खाली पीली तो पढ़ोगे नहीं। तो इसका यूज़ क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैट्रिसेस का एक्चुअल में आइडिया आया था, ये 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में जिसके दिमाग में ये आइडिया आया था, उसका नाम था जेम्स सिल्वेस्टर। जेम्स सिल्वेस्टर, ठीक है। इनके दिमाग में एक्चुअली में आइडिया आया था मैट्रिसेस को लेकर। उन्होंने नंबर को अरेंज किया था बढ़िया से, रेक्टेंगुलर एक अरेंजमेंट बताया था। तो ये इनके दिमाग में बस आइडिया चला था, इस पर वर्क कर रहे थे। और इन्होंने अपना आइडिया जो है, ठीक है, वो आइडिया इन्होंने भाई साहब ने डिस्कस किया। इनके बहुत एक फास्ट फ्रेंड थे, उन्हीं को अपन लोग फादर ऑफ मैट्रिसेस भी बोलते हैं। किसी को पता क्या नाम है फादर ऑफ मैट्रिसेस का? अर्चिता, डू यू नो हु वॉज द फादर ऑफ मैट्रिसेस? समीक्षा, अभय, किसी को आइडिया है? तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम था आर्थर केली। आर्थर केली। तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जो आर्थर केली थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे जेम्स सिल्वेस्टर के। तो जेम्स सिल्वेस्टर ने अपना आइडिया डिस्कस किया और फिर आर्थर केली ने उस पर मेन वर्क किया, मैट्रिसेस पे उन्होंने मेन वर्क किया। और उन्होंने अपने 2 पेपर भी बाद में पब्लिश किए 19th सेंचुरी पे। तो ज़्यादातर जो काम उन्होंने किया, उन्होंने इक्वेशन सॉल्व की, है ना, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको इन्होंने सॉल्व किया। तो काफ़ी वर्क इन्होंने किया और उसके बाद 2 पेपर भी पब्लिश किए। तो इसलिए इनको जाना जाता है फादर ऑफ मैट्रिसेस के नाम, फादर ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा फादर ऑफ मैट्रिसेस कौन थे, तो आप बताओगे आर्थर केली, जबकि आइडिया किसका था? जेम्स सिल्वेस्टर का। इसीलिए कहते हैं अपना आइडिया किसी डिस्कस मत करो, हैं, दोस्त लोग बाजी मार जाते हैं, आदमी देखता रह जाता है। तो फिलहाल अब कुछ इसके एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आप कुछ एप्लीकेशन देखो, इसमें हमको डिटेल में ही जाना है, अपन लोग को इसमें बहुत डिटेल नहीं जानना, बस थोड़ा बहुत जानना कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे पहला कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम लीनियर इक्वेशंस, ये अपन लोग का एप्लीकेशन और हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लास 12 में जब आप अभी आगे जाओगे तो अपन लोग एक पूरा चैप्टर करना है जिसमें एप्लीकेशन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आता है। तो उसमें आप ये चीज़ सीखोगे कि मैट्रिसेस को हम लोग यूज़ करेंगे, मैट्रिसेस को अपन लोग यूज़ करेंगे सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और किस में यूज़ होता है? यूज एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोफिशिएंट्स इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं आपके लिए एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा उसमें ये रहेगा। अभी देखो बहुत ज़्यादा इसमें आपको मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आगे आपको पढ़ना ही है, ठीक है। बट तब भी ऑल दो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अपन लोग ने एक इक्वेशन, सपोज मैंने लिया 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू, सपोज ये 5, और मैंने ले लिया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपको एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल्स में, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स के हेल्प से ये हम लोग आगे करेंगे। तो मैट्रिक्स के हेल्प से अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अपन लोग इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस फॉर्म में अपन लोग लिखेंगे इसको ax इक्वल्स टू b। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो एक हमारी मैट्रिक्स बनेगी जो इसके कोफिशिएंट से बनेगी। कोफिशिएंट्स क्या क्या है? 3 है, 2 है, 2 माइनस 1। तो यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे 3 2 2 माइनस 1। अभी हम लोग सब सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन क्या है मैट्रिसेस का, ये बस मैं आपको इसे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ये आपकी एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगी, दिस इज एक्स वाई, और इनके मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने पे आपको एक बी मैट्रिक्स मिलेगी, दैट इज योर कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, जो आपकी राइट हैंड साइड में आपको दिख रहे हैं 5 पर, ठीक है। तो ax इक्वल्स टू बी मिला, ax इक्वल्स टू बी। तो इसकी हेल्प से अपन लोग सॉल्व करेंगे ये। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लगेगी कि एक्स वाई, और ये जो पूरी पूरी मैट्रिक्स है इधर ट्रांसफर होगी, और ये डियर बन जाएगी इनवर्स फॉर्म, इनवर्स, इसी का इनवर्स, ये जो आपने ये मैट्रिक्स बनाया ना, इसी का अपन लोग इनवर्स निकालेंगे और यहाँ पे एक बी बन जाएगा। तो ये एक सॉल्व करने का तरीका होगा। तो इससे आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिया, वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो ये एक मैट्रिक्स में आपका क्या हो गया कि एक एप्लीकेशन हो गया, मैट्रिक्स का यूज़ हो गया कि अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना? अर्चिता, समीक्षा, रिया, अभय, सबको क्लियर हो रहा है? अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा।
क्योंकि अभी बस मैं आपको एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, क्योंकि अभी आपने मैट्रिक्स पढ़ा नहीं ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, बट चलिए। उसके बाद देखिए जानते रहो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और देखिए मैट्रिक्स नोटेशन, जो आपका मैट्रिक्स नोटेशन है, ये मैट्रिक्स नोटेशन एंड ऑपरेशन आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर्स में आपकी चिप लगती है तो उसमें भी कोडिंग होती है, कोडिंग, उस कोडिंग के लिए अपन लोग मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं, विच इन टर्न इज यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड साइंस लाइक बजटिंग, सेल्स प्रोजेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, ठीक है, एनालाइज करने में, कॉस्ट एस्टिमेशन कि कितना कॉस्ट अपन लोग का जाएगा, कम होगा, है ना। तो ये सब में अपन लोग मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। यूज्ड इन फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन, ठीक है। तो प्लेन से कितना रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट पे रिफ्लेक्शन का अपन लोग यूज़ करते हैं वेक्टर्स में। वेक्टर आपको पढ़ना है क्लास 12 में, आप पढ़ोगे चैप्टर में, तो वहाँ पे भी आप देखोगे मैट्रिसेस का यूज़ करके अपन लोग उसको डिफाइन करते हैं। और देखिए क्या है, मैट्रिसेस आर आल्सो यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। कोई बताएगा क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? कोई बताना चाहेगा क्रिप्टोग्राफी? अर्च किसी को नहीं पता? समीक्षा, आपको? रिया? नहीं पता क्रिप्टोग्राफी? अर्चिता, आपको? हेलो अर्चिता? कोडिंग, कोड को सॉल्व किया था, वेल डन। एक्चुअली मैं आप जो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तो आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें पता होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। क्रिप्टोग्राफी, एक्चुअली में क्रिप्टोग्राफी में आप जब व्हाट्सएप में मैसेज देखते हो, आपके मैसेजेस जो होते हैं उसमें देखो, अगर वहाँ ध्यान दो तो लिखा रहता है इनक्रिप्टेड मैसेजेस, देखे हो व्हाट्सएप की उसमें लिखा रहता है ना, पॉलिसी में आप जाओगे तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा रहता है इनक्रिप्टेड, ठीक है। और इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड दोनों चीज़ें होती हैं। इसको आप थोड़ा सा, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो मान लो जो अभय है, ठीक है, अभय के एक स्पेशल पर्सन है। अब अभय क्या चाहते हैं कि वो मैसेज उसके स्पेशल पर्सन के पास पहुंचे, लेकिन बीच में मनीष गड़बड़ी ना कर दे, है ना, मनीष ना पढ़ ले, तो कुछ ऐसे कोड में भेजेंगे जिसको जो डिकोड होगा वो उसके स्पेशल पर्सन कर पाएगी, है ना। उसको एक की हेल्प से करते हैं और मनीष उसको नहीं जान पाएंगे। बात समझ रहे हो? कई बार होता ना, हम लोग ही कई बार कुछ ऐसी कोड लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं कि हम और क्या कहते हैं, हमारा जो फ्रेंड है ना, वो उस चीज़ को समझ लेता कोडिंग की हेल्प से। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, आईपीएल चल रहा था तो मैं परसों देख रहा था, तो परसों रात में आईपीएल चल रहा था, उसमें शायद केकेआर की समथिंग टीम किसी का मैच था, आई डोंट नो, शायद केकेआर समथिंग था। तो उसमें जो बाहर पे पीछे बैठे हुए थे वो नंबर के से, जैसे नेम प्लेट में से 5 लिख दे रहे थे, तो अब 5 का मतलब वहाँ पे उनका कोई कोड था, है ना। और जो टीम खोल रही थी उनके लिए एक मैसेज था कि अब आप कोई पॉलिसी जो हमने इसमें बनाई थी नंबर 5 के, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो टीम क्या कहते हैं बैटिंग कर रही थी उसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये कोड का मतलब क्या है। तो एक तरीके का ये एक कोड भेजा, एक मैसेज पास किया, एक पर्सन से दूसरे तक गया, और वो पर्सनल कुछ ऐसे मैसेजेस थे जो हम नहीं चाहते कि बीच में कोई उसको डिकोड करके उसको लैंग्वेज उसकी समझ, है ना। तो इसी चीज़ को डियर बोलते हैं इनक्रिप्टेड, ठीक है, इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड। और इसको अपन लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब अच्छा, डिक्रिप्टेड क्या होता है ये भी जान लो। तो जैसे मान लो अपन लोग ने एक कोड भेजा, तो कहीं जाके डिकोड होगा जहाँ भेजना चाहते हो, तो उसको डिकोडिंग करने के लिए की होती है। की के लिए मतलब एक कोई लैंग्वेज होगी समथिंग, तो वो उस लैंग्वेज को, उस कोड को चेंज कर देगा और आपके मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए अपन लोग एक की यूज़ करते हैं, ठीक है, की। तो समटाइम्स और इनक्रिप्टेड के लिए भी एक की यूज़ होती है। तो अगर ये की और ये की, इसको आप ऐसे समझ लो, की 1 है और ये आपकी की 2, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इसको सेम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं या सिमिलर क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपकी जो की 1 और की 2 है, ये दोनों डिफरेंट है ना, की डिफरेंट भी हो सकती है, तो उसको डिफरेंट या डिफरेंट क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं कि अलग अलग, ठीक है। तो ये कोडिंग और एक्चुअली में डिकोडिंग करने का तरीका है। जो आपके मैसेज आप व्हाट्सएप में भी देखते हो एनक्रिप्टेड लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्चुअली में जो कोड को चेंज किया जाता है, बात को समझिएगा, जो आपकी लैंग्वेज रहती है, सीक्रेट लैंग्वेज रहेगी, उसको जब अपन लोग डिकोड करते हैं तो वहाँ पे मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी में भी मैट्रिसेस का यूज़ है। उसके बाद देखिए, इट हैज़ आल्सो वाइड एप्लीकेशन जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए, यूज्ड इन 3D मैथ्स वेयर दे आर प्राइमरली
यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू कोऑर्डिनेट स्पेसेस। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बताया ना कि वेक्टर्स में भी इसका यूज होगा। तो आप देख रहे हो उसका देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ मैट्रिसेस। तो आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आगे जब फर्दर स्टडीज़ भी करोगे, हायर एजुकेशन में जाओगे, तो आप धीरे धीरे इसके बारे में और जानोगे, ठीक है। अभी अपन लोग इसका एक एप्लीकेशन करेंगे क्लास 12th में, वो जो ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला कॉम्पैक्ट सिंपल मेथड सॉल्विंग सिस्टम लीनियर इक्वेशंस, ये आपके सिलेबस में है, तो अपन लोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन पार्ट तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है कि नहीं। अर्चिता आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? अर्चिता, समीक्षा, एक बार ये सच बोल दो सब लोग। अरे सब हो कि सो गए? हाँ, क्या है, कुछ हम नाश्ता करने चलेंगे सर, कहाँ सुबह सुबह परेशान करते हैं। क्या हो बाबू, नाश्ता भी कर रहे हो साथ में? हेलो, चलो तो अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं डियर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या? आप एप्लीकेशन बता दिए, यहाँ यूज होता है, यहाँ यूज होता है, इतने नाम आपने बता दिए, इतने इसके काम बता दिए, बट व्हाट इज मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन एक दिमाग में उठता है। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। और अरेंजमेंट कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्डर्ड। ये इसका ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड की कुछ मीनिंग होगी ना स्पेसिफिक, अभी मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ। अच्छा, जो नंबर्स होंगे वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। रियल कॉम्प्लेक्स मतलब जो आपने इमेजिनरी नंबर्स पढ़े थे ना 11th क्लास में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर दोनों हो सकते हैं। समटाइम्स कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक्स के या वाई के कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंटिटीज, ठीक है। जो आप नंबर उसमें यूज़ करोगे मैट्रिसेस में, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने में, उसको अपन लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एंटिटीज भी बोलते हैं, समटाइम्स एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। अब पहले वर्ड की मीनिंग समझो, फिर हम लोग मैट्रिक्स को बनाते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। एक एक वर्ड की मीनिंग है। अब कहें सर मीनिंग मतलब क्या? देखो यहाँ पे जैसे सबसे पहले बात है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये क्या है? देखो अगर मैं नंबर्स को अरेंज करने की बात करूँ, नंबर्स को अरेंज करने की बात करूँ, तो नंबर्स को आप कैसे भी लिख सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते थे 1, एक यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, एक आपने 3 लिख दिया ऐसे, ठीक है, एक आपने मान लीजिए 4 लिख दिया, एक अरेंजमेंट मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। और एक अरेंजमेंट आप ये भी बना सकते थे, 1 करते लिखते, ऐसे 2 लिखते, इसी के नीचे 1 के नीचे 3 लिखते, इसी के नीचे 4 लिखते। मान लो यहाँ पे मैंने 5 लिखा होता और यहाँ 6 लिखा होता, एक ऐसे ही मैंने अरेंजमेंट बना दिया। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 5 लिखा और एक 6 लिखा। अब आप बताओ ये फर्स्ट केस वाला ज़्यादा बेटर अरेंजमेंट दिख रहा है कि सेकेंड वाला? कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कौन ज़्यादा आपको सिस्टमैटिक लग रहा है? बताइए। हाँ ऑब्वियसली है कि सेकेंड वाला आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा है कि हाँ अरेंजमेंट है, अच्छा अरेंजमेंट लग रहा है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट का यूज़ आप सेट में भी करते थे, याद आ रहा है ना? जब सेट आप लिखते थे तो वहाँ पे एक जैसे मान लीजिए सेट ऑफ वॉवेल्स मुझे लिखना है, तो आप वी लिखते थे, फिर ऐसे ब्रैकेट का यूज़ करते थे और इसमें लिख देते थे AEI OU, तो एक आपका सेट बन जाता। तो ये भी एक तरीके का देखो नंबर का कलेक्शन है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ पे सेट, अच्छा सेट को हमेशा देखो आपको कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, याद आ रहा है? जब प्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात होती थी तो वहाँ पे आप हमेशा ये ध्यान रखते थे, ठीक है, कि सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे भी देखिए एक तरीके का कलेक्शन बन रहा है, इसलिए अपन लोग मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। एक्चुअली मैट्रिसेस बना दिया आपने। अब इसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्यों बोला गया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इस सेंस में बोला गया, अगर आप इन सारे डॉट्स को मिला दो, अगर इसको मैं एक डॉट्स मानूँ, उसको देखो ऐसे मैं मिला दूँ, ये देखो ये एलिमेंट्स को, तो ये क्या एक फॉर्म कर रहा है? बताओ क्या फॉर्म कर रहा है? ये क्या बन रहा है आपका? एक फिगर बन रहा है, ज्योमेट्रिक फिगर है। कौन सा फिगर है बताओ? अरे बताओ भैया। ये मैंने 1 2 5 6 4 3 को ऐसे मैंने जोड़ दिया, रेक्टेंगल बन रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो ये आपके एक रेक्टेंगल बन गया, इसलिए इसे क्या बोला गया? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब देखिए सर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो अपन लोग को समझ में आ गया, ये आपने ऑर्डर्ड वर्ड क्यों यूज किया? क्या गेस कर सकते हो ऑर्डर्ड वर्ड क्यों यूज किया? वाई वी यूज ऑर्डर्ड हेयर, कोई बताएगा मुझे? ऑर्डर्ड क्यों बोला गया? देखो ऑर्डर्ड की यहाँ पर एक मीनिंग है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या मीनिंग है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले रोज और कॉलम समझना पड़ेगा। तो पहले हम रोज और कॉलम की कहानी समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो मान लीजिए अभय अभय अपने स्पेशल पर्सन के साथ गया, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक। अब अभय ये उससे मान लो
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो इनके लिए चेयर को खींचेगी, फिर अभय को कहेगी अभय सर बैठिए, फिर चेयर को क्या करेगी, मतलब आगे कर देंगी इनके लिए। तो विश्वास मानो ज़िंदगी भर उम्र भर अभय वहीं खड़े रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं। और इसीलिए यही रीज़न है, क्या बोला जाता है, लेडीज़ पर, हाँ देखो ये इनको एक्सपीरियंस है, पहले बोल दिए यस सर। तो इसीलिए डियर बोला जाता है लेडीज़ फर्स्ट, क्योंकि उनको प्रायोरिटी दी गई है। ये सारा काम जो भी मैंने बोला ये अभय को उनके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर की बात हो गई कि पहले कौन करेगा, तो पहले ये मतलब लेडीज़ को प्रायोरिटी दी गई, इसलिए उनको आराम से आप बैठाइए, और ये मैनर्स में आता है, फिर आप बैठिए। है क्या वर्ड ये? हाँ पहले भैया ही करेंगे। हाँ हाँ, तो ऑब्वियस है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ऑर्डर मैटर किया कि आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऑर्डर को चेंज करोगे तो मीनिंगलेस रहेगा, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। कि अगर मान लीजिए डिनर के लिए गए तो वो 365 दिन वहीं खड़े रहेंगे, इनका डिनर और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर था वहाँ पे। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड की मीनिंग क्या आई? ऑर्डर्ड की मीनिंग यहाँ से पोजीशन की, क्योंकि आपने ये मैट्रिक्स तो एक कंस्ट्रक्ट कर दी, क्योंकि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, हमने एक अरेंजमेंट बना के दिखा दिया कुछ नंबर को। यहाँ पे जो नंबर थे रियल भी हो सकते थे, कॉम्प्लेक्स भी, तो अपन लोग ने रियल नंबर ले लिया, रियल नंबर का अरेंजमेंट कर दिया, तो मैट्रिक्स तो बन गई। बट यहाँ पे ऑर्डर्ड की मीनिंग क्या है? ऑर्डर्ड की मीनिंग यहाँ पे डियर पोजीशन से। अगर कोई आपसे बोलेगा कि ऑर्डर जो अपन लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसकी मीनिंग क्या है सर, तो आप बताओगे ऑर्डर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मीनिंग। जो पोजीशन है वो फिक्स है। जैसे यहाँ पे ये जो 1 की पोजीशन है, तो वो जो इसकी जो पोजीशन होगी वो इसी की होगी और किसी एलिमेंट की नहीं हो सकती। और ये जो इसकी पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे देखते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। इसकी जो पोजीशन है, क्योंकि ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रो और कॉलम मैं आपको सब समझाता हूँ अच्छे से। देखो अभी हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो बिल्कुल आप स्मूथली से हर चीज़ समझिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, हर एक चीज़ समझिए। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि सबसे जो पहला लेक्चर होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है पूरे चैप्टर में। तो आप कोशिश करो कि मैं देखो बहुत आराम से चल रहा हूँ, बहुत आराम से आपको समझाऊंगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। बट अगर कोई मन में आपके डाउट होगा तो प्लीज़ उसको क्लियर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आगे आपका यूज़ होने वाला है। फिलहाल बहुत बढ़िया समझिए, सब समझ में आएगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1 की जो पोजीशन है ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का, तो इसकी पोजीशन 1 1 आएगी। लिखने का तरीका ऐसे होता है A11, ठीक है, A11 सफिक्स में 1 1 लगाते हैं, तो A11 इसकी पोजीशन है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ये क्या है, फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का, तो A12। तो देखो A12 किसकी पोजीशन हो गई, 1 2 जो पोजीशन है वो एलिमेंट 2 की होगी। और अगर मैं इसी को 2 1 कर देता, मान लो मैं 2 1 कर देता, हाँ, तो 2 1 में क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 3 वाला एलिमेंट आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर तुमने क्या किया, 1 2 को अगर फ्लिप कर दिया, तो 1 2 को अगर तुमने फ्लिप कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो एलिमेंट तुम्हें 3 मिल गया। और अगर तुमने 2 1 रखा होता और उसको फ्लिप कर देते तो 1 2 मिलता, तो 2 मिल जाता। तो यहाँ पे सबकी पोजीशन फिक्स है एक डेफिनेट ऑर्डर में। अगर उन ऑर्डर में आप पोजीशन मतलब ऑर्डर को चेंज करोगे तो एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब वो फिर दूसरा एलिमेंट हो जाएगा ना, सेम एलिमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये मीनिंग है ऑर्डर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं सर आप बार बार रोज और कॉलम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको समझाइए रोज और कॉलम के लिए। तो रोज और कॉलम के लिए हमेशा याद रखो, आप लाइन समझते ही हो, तो ये वाली जो लाइन होती है, जैसे एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के जो पैरेलल वाली लाइन्स होती हैं, ये वाली लाइन्स, ये वाली लाइन्स, तो इन वाली लाइन्स को आप लोग क्या बोलते हो? ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, बताओ। और चिता आप भी बोलो कैसी लाइन से, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल, सब लोग बोला करो यार, बताओ कैसी लाइन से? अर्चिता आप हो, हेलो, हाँ, तो इनको डियर बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ। So these lines are parallel lines, और parallel lines you can say parallel to x axis, that is why they are horizontal lines। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, horizontal line, ठीक है। और इन लाइंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो बताएगा? ऐसी लाइंस को, हाँ ऐसी लाइंस को अपन लोग, वेल डन, इसको अपन लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइंस। पैरेलल भी हैं, ठीक है, बट मेरा बताने का मतलब ये था कि ये वर्टिकल लाइंस है, दीज आर वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ये जो डियर हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ध्यान सुनिएगा, जो आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको डियर अपन लोग बोलते हैं रोज, ये आपकी होगी रोज। और ये जो वर्टिकल लाइंस है, जो आपकी वर्टिकल लाइंस है, इसको डियर अपन लोग बोलते हैं कॉलम्स। तो फिर अब वही बात है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आ गई,
आपका रो भी आ गया और कॉलम भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। अब फिर सवाल उठता है, क्योंकि जब दो चीज़ें आ गई तो आपको फिर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किसी को, भाई किसी को तो आप प्रायोरिटी दोगे ना, कि प्रायोरिटी किसको देंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे, वो चीज़ समझ में आ जाए और आपके दिमाग में रहे, ठीक है, कि रो को अपन लोग को प्रायोरिटी देनी, कॉलम को देनी है, ठीक है। आई थिंक कोई ऐड हो रहा है, तो ऐड कर लेते हैं। ओहो, हटाने के लिए कीप रखते हैं इसको, बस एक मिनट, कोई ऐड हो रहा है, डियर ऐड कर लेते हैं। आशुतोष शुक्ला, अभी आशुतोष कौन है डियर, एक बार पूछ लेते हैं। हेलो आशुतोष, कैन यू हियर मी? हेलो आशुतोष, आशुतोष, इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? ओके डियर, आप कौन हो डियर, मैंने आपको आइडेंटिफाई नहीं किया। हेलो जी, आप कौन? अ, अच्छा, कॉमर्स में हो डियर, तो ओके डियर, ओके ओके आशुतोष, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया आपको। डियर ये मैथ्स की क्लास है, तो मैथ्स में आपका मतलब आपका सब्जेक्ट नहीं ना, कॉमर्स विद मैथ्स लिया क्या, कॉमर्स विद मैथ्स लिया क्या आपने? हाँ तो फिर आप लेफ्ट कर दो, क्योंकि अपन लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ओके ओके। लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। तो अपन लोग देखिए क्या कह रहे थे, हाँ मैं आपको एक स्टोरी से चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। देखिए अब आप ऐसे समझिए कि राम जी हैं, मान लीजिए, ये हमारे मान लीजिए कि आपके राम जी, क्या लेके घूमेंगे राम जी? हैं? तुम बताओ क्या लेके घूमेंगे? हैं? ये मान लीजिए आपके राम जी, अब तुम समझ लो क्या है। तो देखो ये राम जी मान लीजिए, ठीक है, और ये मान लो अभय जी, अभय, अभय एज अ रावण, और क्या दिया, तुम्हें तो वो खाता था। अब अर्चित होता तो अर्चित बोले, सॉरी, हर्षित होता तो हर्षित को बनाते, अब हर्षित है नहीं, क्या करें, तुम्हें से काम चलाना पड़ेगा। मनीष तो अच्छा बच्चा है। चलो, तो ये जो हैं आपके, ये रावण जी, ठीक है, अभय एज रावण। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अभय एज रावण और ये राम जी हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए इन्होंने तीर चलाया, अब बात है समझना, ये जब इन्होंने तीर चलाया, ठीक, तो जब इन्होंने तीर चलाया तो ये तीर रावण को जाके लगा, और रावण कहाँ जा गिरेंगे, अर्चिता बताइए, क्यों अर्चिता, ऊपर जा गिरेगा रावण, आसमान में जाके, तो कहाँ गिरेगा, हाँ जमीन पर गिरेगा ये। तो ये जब इन्होंने तीर चलाया तो रावण क्या हुआ, धड़ाम से नीचे गिर गए, ये आपके क्या गिर गए, ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे गिर गए नीचे, ठीक। तो ये नीचे गिर गए, तो ये धड़ाम से जब ये नीचे गिर गए, ये ये रावण नीचे गिर गए। तो अब एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल हो कि रावण पहले से गिर जाए और इंतजार करे तीर आके उनको लगे? ऐसा तो होता नहीं। पहले क्या हुआ होगा, ये जो तीर है ये क्या होगा, इनको पहले लगा होगा, तब जाके नीचे गिरे होंगे ना, क्यों है कि तुम पहले से गिर गए थे, कि बस गिर गए, तीर उड़ के तुम्हारे पास ऊपर से आ जाएगा, ऐसा नहीं ना। जब पहले तीर लगेगा तभी, पहले गिर चुके हो, बहुत गिरे हुए हो भाई तुम, है। चलो ठीक, तो पहले नहीं गिरा रहता भाई, पहले जब तीर लगेगा तभी आदमी गिरेगा ना। तो अब बात समझो, तो ये जो आपकी लाइन गई, ये जो सीधा सीधा गई, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना ये, इसको तुमने क्या बोला था, इसको तुमने क्या बोला था, रोज, क्या बोला था, रो, है ना। और ये जो ये देखो, ये तुम्हारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसको अपन लोग ने क्या बोला था, कॉलम,
तो इसका मतलब जब तीर लगा होगा तब रावण गिरा, दैट मीन्स रो को प्रायोरिटी देनी है आपको। आपको क्या करना है, रो को, अपन लोग रो को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। ये आप इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो अब आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है, जब अपन लोग को पोजीशन दिखाना होगा तो पहले अपन लोग किसको लेंगे, हमेशा रो को, और देन सेकंड किसको हम लोग देंगे, हाँ डियर, इसलिए बताया ना कि हमेशा याद रहेगा आपको। चलो फिलहाल, तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि आपका फर्स्ट आपका रो है और ये सेकंड आपका कॉलम। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि रो का अपन लोग प्रायोरिटी देंगे और सेकेंडली फिर कॉलम, ठीक। तो अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम अब आपका स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपके लिए एक मैट्रिक्स बनाने चल रहा हूँ m बाय n ऑर्डर की, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m रोज होंगे और n कॉलम होंगे। क्या रखना है आपको दिमाग में, m रोज होंगे और n कॉलम होंगे। तो उस मैट्रिक्स को अपन लोग कंस्ट्रक्ट करने चल रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक तरीके का कलेक्शन, और कलेक्शन और सेट की बात जब भी आती है तो अपन लोग उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो ये देखो, मैं कैपिटल लेटर से आपके लिए ये मैं बना रहा हूँ एक मैट्रिक्स जिसमें m रोज होंगी और n कॉलम। एक चीज और, जब है डियर, नहीं डियर, आपको भी पीपीटी मिल जाएगी, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। बस आप लेकिन एक कॉपी और पेन लेके बैठो एटलीस्ट, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन दूँ तो आप तुरंत मुझे करके बता दें, ठीक है। तो फिलहाल बाकी आपको ये पीपीटी पूरा उसके बाद लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, अब बात समझो, जो ये आपने बताया ना किसी मैट्रिक्स में कितने रो कितने कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पीछे आ जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने रोज हैं, अब आप बता सकते हो। देखो 1 रो 2 रो, ये आपने क्योंकि बताया ना ये रोज होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और छोटा सा ले लेता हूँ, देखो ये मान लो मैंने ऐसा बनाया, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बनाया, और मान लो मैंने ये, तो इन दिस डायग्राम देयर आर 3 रोज, 3 रो हैं, R1 R2 R3, और कॉलम कितने, देयर आर 2 कॉलम C1 एंड C2। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, कितने मिले, 6। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, 6, ठीक है। हमेशा याद रखना, रो जितने होंगे जितने कॉलम होंगे उनका प्रोडक्ट करा देना। जैसे यहाँ पे कितने रोज थे, 3 रोज थे, तो 3 रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे देगा। तो यहाँ पे इसलिए 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपके 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, अगर मुझे इसकी पोजीशन लिखनी होगी, पोजीशन, तो पोजीशन कैसे लिखूँ, मैंने आपको पहले बता दिया, रो को प्रायोरिटी देना। तो पहली रो का पहले कॉलम का तो A11 लिखेंगे। ये वाला कोई बता दो मुझे जल्दी से, हाँ चलो जिससे पूछूँ बताएगा। अब है ये वाला बताओ जल्दी से इसकी पोजीशन, वेल डन, क्योंकि पहले आपने रो को प्रायोरिटी दी। अर्चिता आप बताओ इसको, ठीक है अर्चिता, फिर आप बताओ ये वाला, वेल डन। मनीष आप बताइए ये वाला, वेल 3 3, ध्यान से देखो, 3 कॉलम तो है ही नहीं, पब्लिक पगला, हाँ 3 2। तो अब देखो, जब आपके पास ऑप्शन था ना कि मनीष बाबू सो रहे हैं, चाय पिलाओ उनको। चलो फिलहाल, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने देखा यहाँ पे 3 भी था 2 भी था, तो हमने क्या प्रायोरिटी दी, हमने बताया था आपको हमेशा रो को प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए मैंने पहले रो का लिखा फिर 2, मतलब थर्ड रो का और सेकंड कॉलम का। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो मुझे। जैसे अब अगर मैं ऊपर वाली जो मैट्रिसेस है उसमें जल्दी से बताओ कितनी रोज हैं, ये जो मैट्रिक्स ए लिखी है इसमें कितने रोज हैं, 2 रो, और कॉलम कितने हैं, वेल डन। तो इसको मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा कैसे, कि 2 रो हैं तो 2 लिखूंगा, बीच में क्रॉस लगाऊंगा, और फिर क्योंकि कॉलम है तो 3 कॉलम लिखूंगा। इसी को डियर बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैंने लिखा है, अच्छा इसको 2 × 3 हम लोग बोलते तो है, लेकिन ये रफ लैंग्वेज है, इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ये 2/3। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, ये बोलने का तरीका होता है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। 2 × 3 हम लोग बोल देते हैं, बट अगर आपको करेक्ट बोलना है तो आप बोलोगे 2/3 का, ठीक है। तो ये जो 2/3 लिखा है इसी को अपन लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको अपन लोग ऑर्डर बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, सबको क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ूँ मैं, नो सर आगे ना बढ़ूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके 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 ओके।
चलिए फिलहाल तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बोला गया कि आप मैट्रिक्स अब आप कंस्ट्रक्ट कीजिए m बाय n ऑर्डर। ठीक है, तो एक मैं मैट्रिक्स आपको बना के दिखाता हूँ m बाय n ऑर्डर। ध्यान रखना यहाँ पे m क्या होगा, जल्दी से अर्चिता बताओ m क्या डिनोट कर रहा है उस मैट्रिक्स के पास? नहीं, m रोज होंगे और n क्या होंगे उसके पास? कॉलम। ध्यान रखिएगा m आपके पास रोज होंगे इस मैट्रिक्स के पास और n कॉलम होंगे। ये आप एक एक्चुअली में इसको मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म मैट्रिक्स, या ज़्यादा फेमस होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म, सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसी को अपन लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली हम लोग करने क्या चल रहे हैं यहाँ पे, इसकी एक जनरल फॉर्म बना रहे हैं, इसी को अपन लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म या जनरल फॉर्म भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको मैं बनाने चल रहा हूँ, जिसमें m रोज होंगे और n कॉलम होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा और मुझे आंसर भी करते रहिएगा, सो दैट आपको क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स बनेंगे। चलिए बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मिनट, थोड़ा सा सीधा लाइन खींचते हैं, ये आपकी सीधी, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो अब मैं यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ। तो देखो पहली एंट्री में दे रहा हूँ 1 1। अच्छा एक चीज़ अगर आप देखो थोड़ा सा नोटिसेबल करने वाली थी, अगर मैं पीछे हूँ तो आपने एक चीज़ ध्यान दी थी, यहाँ जब मैं आपसे पोजीशन पूछ रहा था तो देखो ये जब मैं फर्स्ट रो में गया, ये आप कह सकते हो अलोंग, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको दिखे, ये तो ये जब मैं फर्स्ट रो के अलोंग गया था, ये आपको फर्स्ट रो दिख रही है, ये ठीक है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, अलोंग फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इनके एलिमेंट्स की जो पोजीशन थी उसमें एक चीज़ चेंज नहीं हुई। क्या नहीं चेंज हुआ? फर्स्ट सफिक्स नहीं चेंज हुआ कि सेकंड सफिक्स नहीं चेंज हुआ? ध्यान से देख के बताओ। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट सफिक्स नहीं चेंज हुआ, क्योंकि अलोंग आप फर्स्ट रो चल रहे थे, इसलिए इसका पहला भी देखो 1 है और ये 1 है। अच्छा जरा सेकंड रो में चलो, क्या फिर मतलब फिर यही सेम मैनर में यही चीज़ हो रही है, देखो ये सेकंड वाले में फिर देखो कौन सा सफिक्स नहीं चेंज हो रहा, फर्स्ट सफिक्स चेंज नहीं हो रहा, सेकंड चेंज हो रहा लेकिन फर्स्ट नहीं हो रहा। और R3 में भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सफिक्स चेंज नहीं होगा। तो आप याद रखना, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग चलोगे तो पहला सफिक्स कभी नहीं चेंज होता, फर्स्ट सफिक्स विल नॉट चेंज। ठीक है, विल नॉट चेंजिंग। अब इधर देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ कॉलम की, कॉलम के अलॉन्ग चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कॉलम के अलॉन्ग चलोगे तो कौन सा सफिक्स नहीं चेंज हो रहा, ध्यान से देखो। हाँ, अब सेकंड सफिक्स नहीं चेंज हो रहा। तो अगर आप किसी वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग चलोगे तो याद रखना सेकंड सफिक्स नहीं चेंज होता। और अगर आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग चलोगे या हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग चलोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका फर्स्ट सफिक्स नहीं चेंज होता। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना। फिर सुन लो मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग चलोगे, जैसे देखो 1 1 है 1 2 है, तो फर्स्ट सफिक्स चेंज नहीं होगा। और अगर आप वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग चलोगे तो सेकंड सफिक्स नहीं चेंज होता। ये बात क्लियर है सबको, है ना? अब अपन लोग देखिए आराम से इसके एलिमेंट्स लिखेंगे और बड़े इजीली लिखेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग चल रहा हूँ, तो अभी अभी आपने मुझे बताया कि फर्स्ट रो अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग चलते तो फर्स्ट सफिक्स चेंज होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो ये 1 रहेगा सेकंड कॉलम का, इसलिए 1 2 आएगा। फिर क्या आएगा? 1 3 आएगा। इसी तरह करते करते मान लो ऐसे डॉट डॉट में कर देता हूँ, कोई यहाँ पे जनरल अपन लोग कॉलम ले लेते हैं। देखो फर्स्ट सफिक्स नहीं चेंज होगा, ये 1 ही रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक जनरल अपन लोग कॉलम ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम आया, सेकंड आया, थर्ड आया, इस तरह करते करते 25th कॉलम आ गया, तो उसको मान लो मैं जे बोल देता हूँ, जे फॉर जनरल नोटेशन। इसको अपन लोग जनरल नोटेशन लेना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ जे। ठीक है, इसी तरह करते करते मुझे जरा बताओ इस फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? अर्चिता बताएगी। वेल डन। किसने? अर्चिता, आपने बताया? समीक्षा ने बताया। चलो अर्चिता आप बताओ, यही होगा, 1 n बोल लेंगे। सोचो सोचो, देखो फर्स्ट रो के अलॉन्ग चल रहे हो तो फर्स्ट सफिक्स तो नहीं चेंज होगा, तो 1 ही रहेगा। अब n थोड़ा सोचो, आर्टिकल देखो, आर्टिकल देखो क्या लिखा है। हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली में देखो ऊपर क्या बोला गया है कि m बाय n की मैट्रिक्स है, मतलब इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम होंगे वो n होंगे, n से ज़्यादा कॉलम नहीं हो सकते। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या रखना होगा, 1 n, क्योंकि अपन लोग जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो ऑर्डर m बाय n की,
तो इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम एन होंगे, तो ये 1n होगा। इसी तरह करके मैं सेकंड रो के एलिमेंट्स लिखना चाहता हूँ। सेकंड रो के एलिमेंट्स मुझे बताएंगे, अब है आप बताओ सेकंड रो के एलिमेंट्स जल्दी से। A21 ठीक, A22 हाँ, फिर डॉट 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 ठीक है, फिर एंड गोइंग सो ऑन, इसी तरह आगे, फिर आगे बताओ। वेल डन, वेल डन। अर्चिता थर्ड रो का आप बताओ जल्दी से। ठीक, वेल डन, हाँ हाँ ठीक है, वेल डन। अब रिया आपसे पूछते हैं। रिया कह रही है हमसे सर आप कुछ पूछते ही नहीं है। चलो रिया अब तुम बताओ, इस तरह नीचे कॉलम वाइज अगर मैं नीचे जाता जाऊँ। हेलो रिया, मेरी वॉइस आ रही है आपको? अब देखो अगर मैं कॉलम वाइज ऐसे नीचे जाता जाऊँ तो यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर एक, मान लो एक रो मुझे लेनी है, एक रो पर्टिकुलर रो, तो पर्टिकुलर रो का नाम मैं रख देता हूँ ith रो। तो यहाँ पे क्या बनेगा I, बताओ I1, उसके बाद फिर हाँ फिर AI4 एंड सो ऑन इस तरह करते करते लास्ट वाला बता दो AIN। ठीक है, IJ होगा कि IN होगा, सोच के बताओ। ये वाला I4 होगा कि IJ होगा? वेल डन, IJ होगा। ये जेथ वाला है ना, वेल डन वेल डन। मैं तो जान के लिख देता हूँ चेक करने के लिए, आपको कंसंट्रेट हो। चलो IJ, वेल डन। अब लास्ट वाले में आ जाओ। तो अब लास्ट वाला कौन बताना चाहेगा मुझे? समीक्षा बताएंगे लास्ट। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। रेडी है? मनीष बाबू, हाँ मनीष बाबू, मनीष जी कहाँ हो आप? रेडी हो? लास्ट वाला बताना, बताओ। मैंने हिंट दे दिए, लास्ट वाली आपको रो लिखनी है, बताओ क्या होगा। नहीं रुको रुको, बता रहा मनीष। टेल मी डियर, लास्ट रो के एलिमेंट्स आपको बताने हैं, लास्ट रो। ये लास्ट रो है आपकी। N1 नहीं डियर, गलत है। अर्चिता आप बताओगी? वेल डन, M1 होगा मनीष। देखिए अर्चिता ने बता दिया। देखो जब मैं बोल रहा हूँ लास्ट रो में अपन लोग आ रहे थे, हमने बताया ना टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास M। तो अगर M रोज है तो लास्ट वाली तो रो आपको पता होगा ना कि M वाली जाएगी, तो ये M1 हो जाएगा, ये फिर M2 होगा, ये M3 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये MJ होगा, देखो माइकल जैक्सन भी आ गया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट वाला एंट्री जो होगा MN होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी बन गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैट्रिक्स। और लास्ट में अपन लोग यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं। ये जो लास्ट में आप देख रहे हो ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर अपन लोग यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखेंगे। तो आपने बताया M रोज हैं और N कॉलम, तो इसको लिखने का तरीका होता है ऑर्डर को हमेशा ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब अगर अपन लोग के पास मैट्रिक्स क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा कौन लिखेगा भाई? पब्लिक पगला जाएगी इतना बड़ा लिखेंगे, तो अपन लोग इतना बड़ा नहीं लिखते। ठीक है, तो इसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म। इतना बड़ा अपन लोग नहीं लिखेंगे। इसी बड़ी सी मैट्रिक्स को जो M बाय N ऑर्डर की है उसको अपन लोग ऐसे लिखते हैं। ढेर सारे नोटेशंस हैं, कैपिटल A से लिख दो। ठीक है, कैपिटल A बराबर आप लिख सकते थे A। अब देखो इसमें इसको डियर जनरल एलिमेंट बोलते हैं। ये जो AIJ है ना, जिसमें सबस्क्रिप्ट लगा है I और J, इसको अपन लोग बोलते हैं जनरल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा जनरल एलिमेंट क्या होता है अर्चिता बताओ? बताओ अर्चिता। अच्छा जनरल टर्म ऑफ एन एपी आपने सुना ना, जनरल टर्म ऑफ एन एपी? हेलो, जनरल टर्म मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने एपी में जनरल टर्म पढ़ा है सबने, तो जनरल टर्म की मीनिंग होती है विच रिप्रेजेंट्स ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द एपी। वो एपी के हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है ना। तो उसी तरीके से ये जो जनरल एलिमेंट है मैट्रिक्स का, जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कैसे करता है, ये जो आई और जे है ना, तो ये जो आई की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है, क्योंकि अब ये हर एक एलिमेंट को मतलब रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये AIJ A11 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, M1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो I की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है? 1 से लेकर कहाँ तक वेरी करेगी, गेस कर सकते हो? 1 से लेकर कहाँ तक? M तक, वेल डन। और J की वैल्यू कहाँ से कहाँ करेगी? 1 से लेकर N तक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये तो अपन लोग का हो गया क्या, मैंने जो आपको बताया कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैट्रिक्स, लेकिन अपन लोग इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम उसको छोटा करके लिखेंगे। छोटा कैसे लिखते हैं, तो ये जो इतने ढेर सारे एलिमेंट्स अंदर दिख रहे हैं, इसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है, जनरल एलिमेंट से अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ए आई जे, और बाहर इसका ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे m बाय n। ठीक है, एक नोटेशन ये हो गया। ठीक है, इसी के साथ अब देखो एक और नोटेशन क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ये भी छूट है, कोई दिक्कत नहीं। ए आई जे एम बाय n, तो कैपिटल ए बराबर आप ये भी लिख सकते हो नोटेशन। एक और नोटेशन, लेकिन उस नोटेशन में ध्यान रखना है डियर, फिक्स मतलब ऑप्शन है आपके पास, है ना। जनरल एलिमेंट, हाँ जनरल एलिमेंट की देखो वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो क्या करता है हर एक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ए आई जे है वो ये, जैसे अगर मैं तुमसे बोल, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एपी से इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, एपी आपको पढ़ लो, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो मैंने जनरल टर्म ऑफ एन एपी लिख दिया, ए एन बराबर एन प्लस टू। अब ये जो ए एन है ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी विच इज इक्वल टू एन प्लस टू। तो टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, so you put n equals to 1 here, we will get a1 is equals to 3। so a1 जो an से ही तो आपके पास आया, an से ही आपके पास आया, तो ये जो an था वो a1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। and what is the value of the second term of this ap, so you put 2 in place of n and get 4। तो देखो an 4 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, all terms are represented by this single term, and that is why this term is known as what, इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन। ठीक है, सो इन द सेम मैनर ए आई जे इज द जनरल एलिमेंट विच रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा, सबको क्लियर हुआ, अर्चिता समझ में आया आपको। तो ये फिक्स नहीं होता, ये आपकी देखिए, इसलिए तो मैंने बोला ना आई की वैल्यू रन कर रही है फ्रॉम 1 to n, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, ये भी है, ये भी है, ये भी, सारे एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट से डिनोट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख पा रहे हैं ए आई जे। ठीक है, अच्छा एक और इसका फॉर्मेट होता है, आप डबल ब्रैकेट मतलब डबल डंडा लगाना, क्योंकि सिंगल डंडा अगर लगाओगे, सिंगल अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, सॉरी वर्टिकल लाइन खींचोगे, तो वो डिटर्मिनेंट के लिए होती है, ध्यान रखना। तो इसलिए डबल डंडा खींचेंगे और यहाँ पे अपन लोग लगाएंगे ए आई जे। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर लिख देना m बाय n, है डियर। हाँ अब देखो मैं आपको बता दूं, देखो होता है ना, एक आपने कहावत सुनी, जैसा देश वैसा भेष, है ना। कहने का मतलब ये कि मान लो अगर समीक्षा है, तो मान लो अगर उसका छोटा भाई है, तो वहाँ पे उसका अलग रवैया होगा, अलग एटीट्यूड होगा, वो अपने भाई को डांट भी देगी, पटक भी देगी, चिल्ला भी देगी, है ना। और यही कोई अगर देखो, अरे बेटा तुम नहीं कर पाती है। और अगर मान लो कोई बाहर से कोई आपका मौसा जी आ गए या सम गेस्ट आ गए, तो वही समीक्षा है, लेकिन बड़े आराम से रहेगी, बड़े प्यार से रहेगी, है ना। अबे बाबू हैं तो अगर अपने दोस्त के साथ रहते हैं तो चलता रहता है, और बेटा कैसे हो, और क्या कर रहे हो, हैं, अबे ये कर दिया, अबे वो कर दिया। लेकिन वही अबे का अगर डैडी आ जाएंगे तो डैडी से थोड़ा ना बोल पाएगा, अबे इधर आओ, अबे उधर जाओ, हैं, ये सब बोल पाएगा, अबे कभी नहीं बोल पाएगा। बोलेगा उस दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा अबे का, क्यों अबे। तो कहने का मतलब ये है कि सेम अबे है, लेकिन अलग अलग जगह पे उसकी मीनिंग या उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है। उसी तरीके से अब आप एक बात समझ लो, आप जो इसको मॉडुलस बोलते हो, ये बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हर बार मॉडुलस नहीं होता। अब बात समझो, जैसे अगर मॉडुलस के अंदर कोई रियल नंबर, ठीक है, क्या है, कोई रियल नंबर है एक्स कोई रियल नंबर है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। लेकिन अब अगर इसके अंदर मैट्रिक्स आ जाएगी, ये कैपिटल ए इज द मैट्रिक्स, इफ ए इज द मैट्रिक्स, ठीक है, तब इसको अपन लोग मॉडुलस नहीं बोलते। इस केस में तो ये मॉडुलस है, इस केस में तो मॉडुलस है, लेकिन अब यहाँ पे इसको बोलते हैं डियर डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं डियर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस डंडे की मीनिंग चेंज हो गई, क्योंकि अंदर अब यहाँ पे क्या आ गया है, पहले वहाँ पे भाई अपने दोस्त के साथ था इसलिए मॉडुलस बोल रहे थे, अब डैडी के सामने तो थोड़ा शरीफ बन जाएगा तो इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो दो डंडे के अंदर अगर आपका रियल नंबर आ रहा है
तो इसे अपन लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। अगर इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है तो उसे हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे आप मॉडुलस वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिख दे रहा हूँ स्मॉल जेड, तो इस केस में आप मॉडुलस लगा सकते हो इन दोनों केसेस में। लेकिन इस केस में इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और सुनो और सुनो और सुनो, ए अगर तुम्हारा क्या कहते हैं यहाँ पे, तो जैसे ए तुम्हारा क्या था, एक मैट्रिक्स था, तो इसको अपन लोग ने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए तुम्हारा एक सेट होता, क्या होता, सेट होता, तो इसको जानते हो क्या बोलते हैं? अब यहाँ ना डिटर्मिनेंट बोलेंगे ना मॉडुलस बोलेंगे, कोई बता सकता क्या बोलेंगे इसे? कोई बताएगा? अर्चिता आप बताओगी अब क्या बोलेंगे? इफ ए इज अ सेट, देन ये जो दो डंडा हमने खींचा उसके अंदर ए लिखा, तो उसकी मीनिंग क्या होगी अर्चिता बताओ? डू यू नो, पता है आपको? ना ना, पावर सेटिंग, इसको डियर बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी की मीनिंग होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। सो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इसको मॉडुलस अपन लोग नहीं बोलेंगे। अब आपको ध्यान देना होगा, अगर मॉडुलस के अंदर रियल नंबर बैठा है या कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपके दो डंडे के बीच में अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप बोलोगे मॉडुलस। ठीक है, अगर उसके बीच में, दो डंडे के बीच में अगर आपका एक मैट्रिक्स आ जाता है तो उसे अपन लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और अब ध्यान रखना, अगर दो उसके बीच में सेट आ जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए। दैट इज आल्सो नोन एज, आपने पढ़ा होगा कि इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, किसी को पता है? कार्डिनलिटी के अलावा एक और इसका वर्ड होता है, या आप चलो उसको छोड़ो, आप बस याद रखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, कार्डिनल नंबर जो होता है इसका वो होता है। फिलहाल चलो, ये आपका डाउट क्लियर हो गया समीक्षा? जल्दी बताओ, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो ये मैंने आपको कॉम्पैक्ट, हाँ अब हम लोग थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब हमने बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब आप आसानी से बिल्कुल ईजिली डेफिनेशन से बता सकते हो कि इट इज़ सिंपली मैट्रिक्स, इट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर कैसे होते हैं आपको पता है, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा भी एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ, बी बराबर, यहाँ वो लिखा 1 2, यहाँ लिख दिया आई, और यहाँ लिख दिया i+2। ठीक है, तो ये भी लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री अपन लोग कॉम्प्लेक्स एंट्री भी दे सकते हैं। सम फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आप चाहोगे तो कभी अपन लोग को मैट्रिक्स ऐसी भी दिख जाएगी, sin x 2 3 है cos x, इस टाइप की भी आपको मैट्रिक्स दिख जाएगी, तब भी अपन लोग मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि जो इसकी एंट्रीज है, इसी को अपन लोग ये जो sin x 2 3 cos x लिखा है एंट्रीज बोलते हैं, एंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बोलते हैं, जो भी आप चाहो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक, इसके बाद अपन लोग चल रहे हैं, अब यहाँ पे आपका एक स्पीड टेस्ट होगा। ठीक है, मैं जल्दी से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ऑर्डर बताना है, लेकिन ऑर्डर आप यहाँ नहीं बताओगे, चैट में बताओगे। ठीक है, चैट सबको यूज़ करना आता है ना, चैट बॉक्स? हेलो, चैट बॉक्स सब लोग यूज़ कर लोगे ना? आप लोग गूगल मीट में ज्वाइन हो तो चैट बॉक्स कर लोगे ना? या एक काम करता हूँ, चैट बॉक्स अच्छा है, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। चलो जल्दी से बताना, पहले वाले का ऑर्डर बताओ। बताएंगी रिया, जल्दी बताओ रिया, पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर जल्दी से बता दो रिया, पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर, टेल मी द ऑर्डर। वेट अ मिनट, कोई ऐड हो रहा है, ऐड कर लेते हैं यार। ये ऐडिंग वाला इसीलिए मैंने सबसे ईमेल आईडी मांगी थी। नेक्स्ट क्लास में सब लोग मुझे पहले अपनी ईमेल आईडी दो, तभी मैं एंट्री दूंगा, क्योंकि ईमेल आईडी से फिर मुझे ऐड नहीं करना पड़ता है ना, ऐसे बार बार ऐड करना पड़ता है। विवेक बाबू आ रहे हैं, विवेक कौन है? विवेक, हेलो, हाँ, तो चलिए आगे अपन लोग पढ़ते हैं। ओहो, मैंने डिस्कार्ड कर दिया। चलिए कोई नहीं, अपन लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका ऑर्डर जल्दी से अपन लोग को बता दो क्या होगा। रिया आप बताओ, नहीं आ रहा? चलो तुम बताओ समीक्षा। 3-0, नोप्स। अर्चिता आप बताइए, अर्चिता आप बताइए, एक ही मौका मिलेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा?
अर्चिता, कैन यू हियर मी? देखो मैं बताता हूँ, आप ऐसे सोचो, देखो आपको पहले रो बतानी, तो यहाँ पर बताओ कितनी रोज हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सिंगल रो दिख रही है, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये सिंगल रो दिख रही है। हाँ बताओ, A31, तो एक आंसर आया है 31, ठीक। चलो देख लो, तो A13, चलो देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे ये सिंगल रो है, और कॉलम कितने आएंगे, देखो एक कॉलम आपके पास ये आया, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो यहाँ पे रो कितनी हुई, सिंगल रो है ना, और कॉलम कितने, 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। ठीक है, होप क्लियर हो रहा होगा आप सबको। नेक्स्ट वाला बताओ, एक्सक्यूज मी, रिया आप बताओ। 3/1 एग्जैक्टली, क्यों, क्योंकि देखो 3 रो हो जाएंगी, 1 2 3 रोज, और ये आपका सिंगल आपको कॉलम मिला। ठीक, तो यहाँ पे कितनी रोज होगी आपके पास, 1 2 3, देयर आर 3 रोज एंड ओनली सिंगल कॉलम, तो 3/1 इज द ऑर्डर। ये वाला बताओ। वेल डन, 3 रो है और 3 कॉलम है, दिस इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अच्छा, इसको बोलते कैसे ये भी सुन लो, इसको रीड आउट कैसे करोगे। ए इज, मतलब ये जो कैपिटल ए है, इज अ मैट्रिक्स, एक्चुअली में ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, क्योंकि देखो ये आपका एक स्क्वायर बन गया, अगर मैं इन सबको मिला दूंगा तो ये आपका एक स्क्वायर बना देगा, है ना, ये आपका एक स्क्वायर बना देगा, तो इसको डियर अपन लोग बोलते हैं इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। जब स्क्वायर हो जाता है ना, तो 3/3 बोलने का नहीं, बस आप 3 बोल दो, अपना काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाली मैट्रिक्स देखोगे, ये जो ऊपर वाली मैट्रिक्स लिखी है, तो यहाँ पे आपको पूरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो आपको यहाँ लिखोगे ए इज अ, एक्चुअली में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बट आप सिंपल बोलो ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ व्हाट ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 3/1, इसको रीड आउट करते हैं 3/1, तो मैं बाई लिख देता हूँ ताकि आपको रहे दिमाग में। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/1, इसको रीड आउट कैसे करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3/1। ठीक है, तो आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ूँ, आगे चलूँ मैं, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो एक मैं क्विक आंसर, रैपिड, एक होता है ना रैपिड फायर, तुरंत मैं आपसे एक बना के पूछ लेता हूँ, देखते कौन आंसर सही देता है। सबसे पहले आंसर देना है, ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो एक मैट्रिक्स, आपको बस ऑर्डर बताना है, बताइए ऑर्डर। 1/2, अर्चिता आप थे, शायद अर्चिता ने सबसे पहले दी, लेकिन 1/2 इज रॉन्ग आंसर। और कोई, 2/3 किसने बोला, रिया ने बोला, अभय ने बोला, हाँ। सो द आंसर इज 2/3, क्यों, क्योंकि कितने रोज हैं, देर आर 2 रोज, एक रो 2 रो। देखो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पकड़ो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो आप खुद ही देखो, नोटिस कर सकते हो 2 आएंगी हॉरिजॉन्टल वाली, तो 2 रो हो गई, और कॉलम कितने बनेंगे, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया डियर, क्या बन गया, पहले रो को बताना है, तो 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, तो अर्चिता क्लियर हो गया ना आपको, अब तो गड़बड़ी नहीं होगी ना, गलती। अच्छा आपने बोला, तो किसने गलत, किसने बोला था, रिया आपने बोला था क्या गलत, ओहो, तुम लोग की वॉइस थोड़ा पहचाना। अब देखते हैं सबसे पहले, तो फिर सबसे पहले अर्चिता ने दिया, वेल डन। अब देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, एक लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। सबसे पहले अभय ने सबसे पहले दिया, ठीक है, लेकिन आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे आपके पास 3 रो हैं और कॉलम आपके 2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, उसको भी अपन लोग देख लेते हैं। तो नोट में डियर लिखा है, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपन इसको ए बराबर ए आई जी लिखते हैं, इसमें मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर m/n की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे m/n लिख देना। ठीक, एक और नोटेशन इसका होता है जिसमें अपन लोग स्मॉल ब्रैकेट में A I J, यहाँ पे m/n लिखते हैं। एक और नोटेशन होता है, आपको पता है, जिसमें डबल आपका वर्टिकल लाइन्स आप खींचोगे, स्केच करोगे, और यहाँ पे लिखोगे A I J, और ऑर्डर यहाँ पे लिखना मत भूलिएगा m/n। ठीक, अब यहाँ पे आइए, m and n आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायमेंशन वर्ड क्यों यूज करते हैं, ये भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ।
डायमेंशंस, ये जो मैंने डायमेंशन लिखा है ये वर्ड क्यों यूज़ करते हैं ये भी आप समझ लो, क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स के लिए आपसे बोला कि आप इसको एक मैट्रिक्स लिखो, तो मैंने मान लो यहाँ लिखा 2 3 5 6 7 -2, मान लो ये मैंने लिखा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप, हाँ हाँ बिल्कुल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो, देखो एक रेक्टेंगल बनेगा, ये आपको एक रेक्टेंगल दिखा। और जब अपन लोग के पास एक रेक्टेंगल बन जाता है तो आपको एक चीज़ पता होगी, इसके पास दो डायमेंशंस होते हैं, एक को अपन लोग बोलते हैं लेंथ, एक को अपन लोग बोलते हैं ब्रेथ। तो लेंथ मान लो, अगर ये मान लो इसकी 3 यूनिट्स है, मान लो 3 यूनिट्स है, और ब्रेथ इसकी 2 यूनिट्स है, तो इसको तुम लोग क्या बोलते हो कि जो हमारे रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है वो 3/2 डायमेंशन का है, क्या बोलते हो, 3/2 का। तो यहाँ से ये वर्ड डायमेंशन लिया गया क्योंकि इसके पास रेक्टेंगल के पास दो डायमेंशन होंगे, एक लेंथ और एक ब्रेथ, तो इसलिए m एंड n आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स। और जब इसके बीच में क्रॉस साइन लगा देते हो तो इसी को अपन लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट देखो, इन द एलिमेंट ए आई जे सबस्क्रिप्ट आई डिनोट्स द नंबर ऑफ रो एंड द सबस्क्रिप्ट j डिनोट द सबस्क्रिप्ट j डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम इन विच द एलिमेंट्स अकर, ये भी आप डिस्कस कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन लिखूँ, तो इसकी पोजीशन जब आप लिखोगे क्या होगी पोजीशन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 3 की पोजीशन क्या होगी, वेल डन, A12। तो इसमें एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है, फर्स्ट सब्सक्रिप्ट आपको दिख रहा होगा ये, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है पहला वाला, ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, रो डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जो इसका सेकेंड सब्सक्रिप्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम डिनोट कर रहा है, कि ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का है, सेकेंड कॉलम का है। तो जो भी ए आई जे में जो आई जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट होता है वो आपका रो बताता है और सेकेंड सब्सक्रिप्ट आपका कॉलम बताता है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ m बाय n दैट इज mn विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। ये भी क्लियर है कि जैसे अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जल्दी से बता दो सब लोग, 3/2 है कि 2/3, जल्दी से बताओ, ये जो मैट्रिक्स है लिखी इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, इट इज ऑफ द ऑर्डर 2/3। लेकिन अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आता है, 2 3 कितना होता है 6, एंड 6 इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स ए। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट्स है, 2 3 5 6 7 -2, तो देयर आर 6 एलिमेंट्स। तो m और n जो इनके डायमेंशंस है, अगर आप उसका प्रोडक्ट निकाल दे तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ m बाय n दैट इज इट्स प्रोडक्ट विच इज इक्वल्स टू mn, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, आगे बढ़ूँ मैं, हेलो, ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब अपन लोग के पास देखिए जो पहला क्वेश्चन आया, दिस इज कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे। ए आई जे क्या होता है, जल्दी से बताओ, मैंने क्या बताया था, ए आई जे कैसा एलिमेंट होता है, जनरल एलिमेंट होता है। तो ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अपन लोग को कैसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, 2/3। तो अगर मैं इसका क्या कहते हैं वर्चुअल, अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाना चाहूँ, मतलब जनरल फॉर्म में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2/3 की मैट्रिक्स, मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम, दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिखोगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3, इसी तरह लिखोगे ना जनरल फॉर्म। भाई जनरल रिप्रेजेंटेशन तो यही होगा ना डियर, A11 A12 A13 A21 A22 A33। अब मुझे इन एलिमेंट्स की, तो आपने पोजीशन के फॉर्म में लिखा है, जनरल फॉर्म में लिखा है, बट वी वांट द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो अपन लोग को इसकी तो वैल्यू चाहिए ना, कि वैल्यू क्या होगी। अब इनकी वैल्यू आपको यहाँ जनरल एलिमेंट्स मिलेंगे। सो व्हाट इज द रूल, ठीक है। तो रूल क्या है इसको फाइंड आउट करने का, रूल ये बोलता है कि भैया पहले सब्सक्रिप्ट लो, दूसरे सब्सक्रिप्ट का डबल करो, बीच में दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करो, दिस इज द रूल। तो अपन लोग जैसे मान लो मैं इसकी एक पोजीशन आपको निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद सारी वैल्यूज आप निकाल के मुझे जल्दी से आंसर करना, कॉपी पर निकाल लो, देखिए सबसे पहले कौन आंसर मुझे देता है करेक्ट। पहले मैं एक आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A1। सो रूल इज आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 1 रख दो, तो 1 + 2 × 1 है ना, 2 × 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। So what is the value? 1 + 2 is 3, 3 square is 9,
9/2 इज द आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग सबको समझ में आया कैसे निकाला मैंने? कोई इशू, कोई तो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं आपको टाइम, किसी को प्रॉब्लम तो पूछ लो। हाँ डियर बोलो। जेड, जेड नहीं है डियर, ये 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, तो अब आप लोग जल्दी से मुझे सबकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। A1 सारी वैल्यू पहले निकालो, सारी सारी, तब मुझे आंसर दीजिए। अरे बहुत इजी है, तुम लोग बस आलस बना दिखाओ। अरे मन, अभी तुम्हारे पापा कॉल करेंगे, तुम्हारा सब कुछ उठाने का मन करेगा। बस बस जल्दी से आंसर बताओ। अरे कुछ करना थोड़ी नहीं है, 1 इसका डबल करके ऐड करो, स्क्वायर करो, 2 से डिवाइड करो। जल्दी से आंसर बताओ सब लोग। देखिए सबसे पहले कौन निकाल लेता है सारे। हो गया? किसने किया सबसे पहले? समीक्षा आपने? चलो बताओ, A12 की वैल्यू बताओ। 25/2 नहीं डियर, 1/2 की आप गलत बता रहे हो। 2 नहीं, सही, बिल्कुल सही, 25/2 इज द करेक्ट आंसर। 1/3 बताओ। वेल डन। 2/1 बताओ। 2/2 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16/2 इज 8 होगा डियर, गलत बता रहे हो। नेक्स्ट बताओ। कितना है ये आपका? कितना आ जाएगा? वेल डन, 18 आएगा भाई। देखो डबल, सेकेंड वाले सब्सिट्यूट का डबल करो, 2 2 4, ऐड कर दो, 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18। ये वाला बताओ, 2 3। 2 3 का किसी का आया? किसी का नहीं आया 2 3? हाँ 32 आएगा, 2 3 6 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64/2 करोगे 32 आ जाएगा। 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बस एक क्वेश्चन अपन, हाँ एक क्वेश्चन अपन लोग और कर लें, तो आपका पूरा बेसिक जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास से अपन लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो, उस पर अपन लोग बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले, उससे पहले एक क्वेश्चन बहुत जल्दी करेंगे, क्विक, ठीक, और वो आप करके दिखाओगे। अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, फाइनल आंसर आप ऐसे लिख देना। सो द फाइनल आंसर इज गिवन बाय दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, अब सबकी पोजीशन लिख डालो। ये आपका हो गया 9/2, देन आपके पास कितना आया है 25/2, उसके बाद आपके पास आ रहा है 49/2, ठीक, देन आपके पास आ रहा है 8, देन आपके पास आ रहा है 18, देन आपके पास आ रहा है 32। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट्स आ गए, इसको आप आसानी से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, देखते कौन करता है सबसे पहले। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, करो जल्दी से। मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ, 2 मिनट में जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ इसमें दो दो दिए, थोड़ा आपको समझ के करना है। और अगर इसका, हाँ अब सोचो, नहीं मैट्रिक्स तो एक ही है, क्योंकि ये जो दिया है ना, आ मैट्रिक्स लिखा है, सिंगल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है कि अगर आप जनरल एलिमेंट्स लिखोगे 3/3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जनरल फॉर्म लिख दी इसके इसमें। हाँ डियर बोलो, क्या मिलेगा? इसकी 2 मैट्रिक्स में नहीं, सिंगल मैट्रिक्स होगी। देखो ये क्वेश्चन है ना, कंस्ट्रक्ट आ मैट्रिक्स, आपको सिंगल मैट्रिक्स बनाना है।
दो दिया तो हिट गया, लेकिन राइट हैंड साइड में एक चीज़ और देखो, इसके लास्ट में क्या लिखा है, ये कुछ हिंट देना चाह रहा है, इसको देखो समझो। आई नॉट इक्वल टू जे और आई इक्वल्स टू जे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशलिटी बता दूँ, जब आप स्क्वायर में, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में भी, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान पे देखो एक आपको स्पेशलिटी दिख रही होगी, कहाँ पे वो भी बता दे रहा हूँ, स्क्वायर के डायगनल में। जरा इस वाले एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, इस वाले एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, कुछ स्पेशलिटी दिखी? क्या दिखी? यहाँ पे आई बराबर जे है, बाकी और किसी में नहीं। इन एलिमेंट्स की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आई बराबर जे है, और इसीलिए इसको अपन लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हालांकि अभी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है फिलहाल। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, तो इसकी वैल्यू जानते हो कहाँ से निकलेगी? इसकी वैल्यू आपकी निकलेगी ये वाली रूल से, और बाकी जितने एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं उसको आपको इस रूल से निकालना है। सबको क्लियर हो रहा है? मनीष क्लियर हो रहा है आपको? हेलो, क्लियर है ना मनीष, रिया, समीक्षा, अर्चिता, आप लोग को क्लियर है? हेलो, ठीक है, तो जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, एक एक करके निकालेंगे। काम करते हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल एक साथ निकाल लेते हैं, फिर बाकी जो बचे एलिमेंट्स है उनको निकाल लेते हैं। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, A11 का इस रूल से निकलेगा, ध्यान देना। तो मॉड कर लोगे ना, तो जल्दी से कर लो। 2 × 1 - 1 135 वाला, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 में से 1 गया, मॉड का 1 1, ठीक। इसी तरीके जब 2 2 निकालोगे तो मॉड के अंदर कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, 4 में से 2 गए, मॉड 2 आ जाएगा। 2 आ रहा है, 3 कहाँ आ रहा है, ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप निकालोगे 3 3, तो 3 3 निकालोगे तो हो जाएगा 2 3 = 6, 6 में से 3 गए 3, 1 2 3 आ रहा है। हाँ, तो 2 2 = 4, 4 में से 2 गए, और हाँ भाई, ओ वेल डन। अरे ये तो हम लोग ने देखा ही नहीं, अभी हम लोग को ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। चलो कोई नहीं, 2 से डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि यहाँ पे हाफ भी लगा। वेल डन रिया। हाँ यार, तुम लोग यार मुझे कंफ्यूज कर दे रहे हो, हम लोग सही कर रहे हैं। हाफ नहीं लगेगा रिया, तुमने लगता है चाय नहीं पिया, अभी मैंने समझाया तब भी वहाँ कहाँ कूदी जा रही हो। अभी हम लोग कौन सा ले रहे हैं, डायगोनल ले रहे हैं ना, तो उसमें ये लगेगा। वेल डन। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 2 2 = 4 -2, समझ में आ रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 1 2 3 इज द आंसर। हाँ, ये आपका होगा 1/2 + हाफ कर दो डियर, कोई दिक्कत नहीं। खुश? रिया गड़बड़ करा दी, सॉरी, सबको सुला ही दो। चलो डियर, आगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, रुको नहीं रुको नहीं रुको नहीं, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। जल्दी से पहले 1 2 की वैल्यू मुझे बता दो, 1 2 की वैल्यू, ये थोड़ा संभाल के निकालना। 4 आ रहा है, श्योर हो सब लोग? 2 1 = 2, 2 - 6 में से 2, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, हाफ भी करना पड़ेगा ना, हाफ भी करना पड़ेगा। 2 1 = 2 हो गया, 2 - 6 = -4, -4 का मॉड 4 हो गया, 4/2 = 2। हाँ, माइनस तो नहीं आ सकता क्योंकि मॉड लगा है ना। हाँ, इसका कितना आ रहा है डियर बोलो? 7/2, A1/3 का 13 का 7/2, ठीक है। तो ये अब आप लोग बता रहे हो, आप लोग चेक कर लेना, तो आई होप कर लोगे ना सारा ये, कर ही लो। अब जितना बचाइए, 4 तो बचाइए, जल्दी बताओ। 2 1 का बता दो, 1/2 आ रहा है क्या? वेल डन। 2 3 का बता दो, 2 3 बताओ। 4 - 9 -5, 5/2 आएगा। मनीष तुम नहीं बता रहे हो? हेलो मनीष, समझ में आ रहा है ना? देखो, प्रिंसिपल डायगोनल वालों को मैंने इससे निकाल लिया क्योंकि आई बराबर जे था, बाकी किसी में सब में देखोगे तो आई नॉट इक्वल टू जे है ना। इसके लिए भी देखोगे तो आई नॉट इक्वल टू जे है, और इसके लिए भी देखोगे नीचे वाले, तो ये भी आई नॉट इक्वल टू जे। तो इसको मैं पहले वाले रूल से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मुझे 3 1 निकालना होगा, तो पहले वाले रूल से निकाल के बताओ क्या होगा।
6 यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 3, दैट इज 3, 3/2 आएगा। वेल डन। लास्ट बता दो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, A33, तो 2 0 नहीं आएगा डियर, सॉरी डियर, सॉरी, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, 0 आएगा। ठीक है, 3 2 करोगे क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। वेल डन। तो अब अपन लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, उसको मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये सब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है ना, मेरा था मेन कॉन्सेप्ट समझाना। तो आई होप आपने सारी वैल्यू सही बताई है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर A12 की वैल्यू 2 हो जाएगी, A13 की वैल्यू 7/2 हो जाएगी, फिर A22 की वैल्यू बहुत संभाल के लिखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो आपका मार्क्स कटेगा। 2 1 लिखना, 2 1 कितना था, 2 1 1/2 है, यहाँ 1/2 कर दो। इसके बाद 2 1 के बाद आएगा 2 2, 2 2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 3 की वैल्यू कितनी है 5/2 है। उसके बाद 3 1 की वैल्यू आएगी 3/2 आएगी। 3 2 की वैल्यू कितनी है, 3 2 की वैल्यू आपकी भी है 0, और 3 3 की वैल्यू 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है सबको? ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब ये नहीं, इससे थोड़ा अलग है। ठीक है, और ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। इसमें आपका है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 20 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और उसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग मिलेंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं पूछूंगा किस किसका हुआ, किसका नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ उसको एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं इसमें और ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आप अपना ट्राई और सॉल्व करोगे खुद से। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और वो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ऊपर आप नहीं देख रहे इफ अ मैट्रिक्स हैज 20 एलिमेंट्स, तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ताकि आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। इफ अ मैट्रिक्स हैज, अपन लोग ले लेते हैं, सपोज क्या ले लें, मान लो लेते हैं 8 ले लेते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, ठीक, और क्वेश्चन वही है, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इट कैन हैव। तो ये अपन लोग का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है तो उससे पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे एक मैं मैट्रिक्स ए बना रहा हूं, ठीक है, इसमें मैं 6 एलिमेंट्स रख रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 0 रखा है। तो देखो ये 6 एलिमेंट्स है, मानते हो कि नहीं? और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, बोलो जल्दी, ऑर्डर मतलब तुरंत तुम लोग बता दिए करो। 2/3। एक मैट्रिक्स में बी बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर बताओ जल्दी से। 3/2 होगा, ठीक है, 3/2 होगा। एक बात बताओ, दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम है क्या? देखो 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी है, लेकिन देखो दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है, दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस है। इवन अगर मैं यहाँ पे इसको 0 भी कर दूँ, इवन अगर मैं यहाँ पे इसको सपोज 0 भी कर दूँ, ये यहाँ पे, ये देखो, ये मैं इसको अगर सपोज यहाँ पे 0 भी कर दूँ, तब भी ये दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। मैट्रिक्स सेम तभी होती है जब इनका ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम। तो यहाँ पे एलिमेंट्स तो सेम है, बट अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है। तो अब मुझे एक बात बताओ, दोनों मैट्रिसेस तो अलग अलग हो गई। अब आप सोचिए, एलिमेंट सेम है लेकिन ऑर्डर अलग अलग है, ऑर्डर अलग अलग है, इसका ऑर्डर कुछ और, इसका ऑर्डर कुछ और। तो हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो बट उसके ऑर्डर डिफरेंट। तो वही ऑर्डर्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने, कैसे करोगे? तो इसका मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक सीख लो, अपने से करोगे हो जाएगा लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कैसे, मतलब हाँ कर लोगे, लेकिन अब जैसे नंबर बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। आप क्या करो, जो भी आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिए उसके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स। मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ, हाँ अगर उससे किया तो सही है, सही तरीका आपका, फैक्टर्स ऑफ 8। अब जरा मुझे बताओ 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, बताइए। 1 1 भी तो होता है, 1 भी तो 1 हुआ, और क्या हुआ, 2 की टेबल में भी आता है, और किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 8, है ना।
8 खुद के टेबल में, तो इसके 4 फैक्टर हो गए 8 के। तो अब तुम्हें करना क्या बस जानते हो, कुछ नहीं करना, रेनबो बनाओ, रेनबो या स्माइली फेस जो भी तुम लोग बोलो। ये देखो 1 को 8 के साथ कॉम्बिनेशन ले लो इसका, ठीक है, और 2 का 4 के साथ। तो 1 का 8 के साथ कॉम्बिनेशन होगी, तो अब देखो मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, बस बस हो गया। तो पहला आप लिख सकते हो क्या, 1 8 का कॉम्बिनेशन बना। तो अब आपने जब बता दिया कि 1, अच्छा इसको ऑर्डर को लिखने का एक तरीका भी है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, तो अपन लोग को पता है कि इसको ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होगा। तो एक बन गया 1/8, एक इसी का उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो, 8/1 बन गया। फिर एक यहाँ पे तुमने 2 4 लिया, तो 2 4 लिया तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो बोलो, 2/4 और एक 4/2। तो यही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनेंगे। तो ये आपकी ट्रिक है कि आप आसानी से इसको कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एक जल्दी से चलो और बता दो, मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 10 होते हैं, अब ऑर्डर बताओ जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मान लो 10 होते तो ऑर्डर क्या होता, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होते जल्दी से? हाँ, 2 इंटू 5 5 इंटू 2, बस और नहीं होंगे। 1 इंटू 10 10 इंटू 1 भी तो होगा। तो देखो मैंने टेक्निक जो आपको बताई, टेक्निक ये आप 10 के फैक्टर्स निकाल लो। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। उसके बाद तरीका आपको पता ही है, आप क्या करो, रेनबो बना लो, इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो, है ना। तो क्या क्या बन गया जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे। 1/10 एक बन गया, एक इसी का रेसिप्रोकल 10/1, एक बन गया तुम्हारे पास 2/5, और एक क्या बन गया 5/2। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ बोलो रही, हाँ हाँ। ऑर्डर्स मतलब इसमें आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, 2/5 पर लिख दो, 5/2 पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2/5 है ना, 5/2। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब क्या, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे क्या? हाँ 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 हाँ, लेकिन उन एलिमेंट्स आपको नहीं दिए ना यहाँ पे। इनका जो क्वेश्चन था केवल उससे मतलब है कि आप पॉसिबल ऑर्डर हमें बताइए, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि एलिमेंट्स को अरेंज करो, जब एलिमेंट्स को अरेंज करने की बात आएगी तब वहाँ पे आप ये सब देखोगे, और वो ऐसा क्वेश्चन वो देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि 1/10 अगर देगा, उसको 10/1 में अगर कम मतलब उसमें चेंज करोगे, तो ये एक्चुअली में रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना, इसको अपन में लोग एक ऑपरेशन बोलते हैं। इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांसपोज करना, क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, वो आ गया ऑपरेशन। तो वहाँ पे आप देखोगे कैसे। देखिए इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, अर्चिता आपने पूछा है ना। इनका क्वेश्चन ये कि सर आपने जैसे मान लीजिए 1/10 है, अब आप उसको 10/1 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो अपन लोग कैसे पता चलेगा उसकी पोजीशन क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो एक्चुअली में इसका एक ऑपरेशन है, एक अलग से हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिसेस में एक ऑपरेशन होता है दैट इज ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने की बात वहाँ पे आती है, तो ये एक्चुअली में इसका ट्रांसपोज, तो उसमें कैसे उसको अरेंज करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका वैलिड है, बट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग का आज पहला लेक्चर है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 2 3 लेक्चर के बाद वो आ जाता है ट्रांसपोज, तो वहाँ पे आप सीखोगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सबको कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो थैंक यू सो मच। और अब अपन लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, ठीक है।